हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS कॉम्प्यूट्स। मेरा नाम मनाली है। पीएचपी की इस वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वेब सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उस पर्टिकुलर वेरिएबल की डेटा टाइप हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलवेज स्टार्ट विथ डॉलर साइन। मतलब कि वेरिएबल हम PHP में डिक्लेयर अगर करें तो हमें वो हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे कि $a=10 हमने ऐसे लिखा तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखा, तो ये सी लैंग्वेज में हम जैसे इंटीजर a=10 ऐसे हम डिक्लेयर करते थे वेरिएबल उसकी डेटा टाइप के साथ। तो ये PHP में एक बेनिफिट है क्योंकि PHP एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। इसमें हम आगे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। वेरिएबल हमेशा रन टाइम पे चेक होता है कि वो कौन से टाइप का है, तो इसमें हमें आगे डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल को हमें सिंपली $a=10 ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जैसे रूल्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन के, जैसे सी लैंग्वेज में आपने रूल्स पढ़े होंगे वैसे ही रूल्स यहाँ पे भी है कि हमें वेरिएबल को विदाउट स्पेस यहाँ पे डिक्लेयर करना है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं चलेगा। उसमें हमें अगर डिक्लेयर करें वेरिएबल को तो हम सिर्फ अंडरस्कोर लगा के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेंज एक ही है आपको कि हमेशा PHP में वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम आपको डॉलर साइन है वो आगे लगानी है वेरिएबल की, तभी वो वेरिएबल डिक्लेयर हो पाएगा, वरना वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, मैंने भी यहाँ पे वही लिखा है कि एंड बिटवीन द वेरिएबल्स ओनली अंडरस्कोर इज़ अलाउड, नो अदर कैरेक्टर्स आर अलाउड। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई अलग से वेरिएबल अलाउड मतलब स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका एक, जैसे कि हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए तो मैंने लिखा $s_name, ये मैंने लिखा। फिर उसके सामने ऑब्वियसली मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा लूँगी तो इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मैं अपना नाम लिखती हूँ मनाली, ऐसे मैं अपना नाम लिखूँगी और डबल कोट्स क्लोज और सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे PHP में। तो यही एक वे है वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए अब हम आगे डेटा टाइप के बारे में देखते हैं। डेटा टाइप्स, मोस्टली ऑल द डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज आर अवेलेबल हियर। मतलब कि यहाँ पे सी लैंग्वेज में जितने भी डेटा टाइप्स है वो मोस्टली सारे अवेलेबल है। बस यहाँ पे इसकी 3 कैटेगरीज है डेटा टाइप की। फर्स्ट है स्केलर डेटा टाइप। स्केलर डेटा टाइप वो टाइप के डेटा टाइप होते हैं जो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल एक्सेट्रा, ये जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे स्केलर डेटा टाइप्स हम कहते हैं। ये नॉर्मली हमने सी लैंग्वेज में ये सारे डेटा टाइप्स हमने पढ़े हुए हैं और हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है इन डेटा टाइप्स को। और फिर सेकंड कैटेगरी है कंपाउंड डेटा टाइप्स। ये नॉर्मली एरेज और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये होते हैं कंपाउंड डेटा टाइप्स। एरेज तो आपने पढ़े होंगे और ऑब्जेक्ट्स मतलब जो क्लास के टाइम पे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं वो। थर्ड है स्पेशल डेटा टाइप जो है रिसोर्स एंड नल। अब
जो रिसोर्स और नल है वो आगे डेटाबेस और वो चीज़ जब आएगी तब उसमें ऐसे यूज़ होते हैं नॉर्मली। बट आपको नॉर्मली ये 3 कैटेगरी आपको याद रखनी है डेटा टाइप्स की। उसमें आपको जो ज़्यादा काम आएंगे वो है स्केलर डेटा टाइप और कंपाउंड डेटा टाइप। सबसे पहले हम इसी चीज़ पे काम करेंगे। और जो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन और एरेज जो है हम वहाँ तक पहले पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज़ टाइप फ्री वेरिएबल क्रिएशन। मतलब यहाँ पे हम डेटा टाइप के बिना वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ये वैसे ही है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स थोड़े देखते हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, $a = 10। तो देखिए मैंने आगे $a लगाया और उसमें सामने मैंने 10 वैल्यू असाइन की। तो ये कौन से टाइप की वैल्यू हुई? 10, इंटीजर टाइप की। तो वेरिएबल भी कौन से टाइप का हुआ? इंटीजर टाइप का। Like this we declare variables in PHP. There is no need to write its data type like we write in C language. Like जैसे integer a = 10 जैसे हम लिखते थे वैसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आगे इंटीजर, हमें सिर्फ आगे $साइन लगा के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना है और उसके सामने वैल्यू असाइन कर देनी है ताकि वो वेरिएबल उस टाइप का बन जाएगा जो टाइप की वैल्यू उसके सामने असाइन की हुई होगी। तो चलिए अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कि इसमें हम इको कैसे वेरिएबल को, अलग अलग टाइप की वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम उसको इको स्टेटमेंट से उस सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो एक इसका छोटा सा हम प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर का जो आपका कॉन्सेप्ट जो है वेरिएबल डिक्लेयर का वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है। मैंने इसमें सिंपल पहले HTML बॉडी जो है वो मैंने पहले कर दिया है। ये तो सिंपल है, ये तो आपको आना चाहिए। अब फिर PHP टैग है, उसके अंदर मैंने लिखा है $name = मनाली, मेरा नाम मैंने लिखा। तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। फिर मैंने लिखा है $number bool, मतलब ये बुलियन वैल्यू होगी, उसके सामने मैंने लिखा है ट्रू। अब मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है तो वो आइदर वो 1 रिटर्न करेगा, मतलब अगर मैंने फॉल्स लिखा होता तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता या फिर 0 रिटर्न करता। तो यहाँ पे जो बुलियन वेरिएबल जो होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब 0 या 1 ऐसे रिटर्न करता है। वो जब इफ़ कंडीशन में लगाएंगे इसका तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। फिर नंबर इंटीजर = 12, तो वो इंटीजर हो गया। फिर नंबर फ्लोट है वो = 12.75, तो वो फ्लोट वैल्यू हो गई। तो हम देखते हैं अब कि हम एरेज जो है उसमें कैसे वैल्यूज़ हम डालेंगे। तो आपको मतलब पता होगा कि जो एरे है उसमें इंडेक्स होती है 0, 1, 2, 3 ऐसे इंडेक्स वैल्यू पे हम डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एरे लिया जिसका नाम है A। तो $a इंडेक्स नंबर 0 पे मैंने student1 का नेम डाल दिया, डबल कोट्स के अंदर डाला है, मतलब कि ये स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा। फिर $a इंडेक्स 1 पे student2 का डाला, $a इंडेक्स 2 पे मैंने student3 का डाला। तो ऐसे ही ये मैंने पूरा डाला तो ये हो गया एक स्ट्रिंग टाइप का एरे हो गया जिसमें मैंने स्टूडेंट की वैल्यू डाली है। अब हम देखते हैं कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, जो है $b वाला, जो मैंने B एरे लिया है। तो $b 0 इंडेक्स पे मैंने 1 डाल दिया, 1, 2, 3 जैसे इंडेक्स लिया और यहाँ पे 1, 2, 3 मैंने वैल्यू डाल दी। तो ये इंटीजर टाइप का एरे हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो अब इको स्टेटमेंट मैंने लिखा और यहाँ पे अंदर मैंने पहले नेम है वो ऐसे सिंपल डिस्प्ले करवाने के लिए लिखा, और फिर जहाँ पे हम डॉलर लगाएंगे ना, $name, तो उसका मतलब हुआ कि हम वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये डॉलर यहाँ पे नेम लिखा और फिर $name और फिर मैंने BR लिख दिया जस्ट लाइन ब्रेक के लिए मैंने, और डबल कोट्स क्लोज करके सेमीकोलन क्लोज। फिर इको बुल नंबर,
यहाँ पे मैंने आपको बोला कि बुलियन वैल्यू है तो वो आपको 1 या 0 रिटर्न करेगा, लेकिन ये चीज़ हमें ज़्यादातर इफ़ कंडीशन में जब हम करेंगे तब उसमें अच्छे से समझ में आती है। बट यहाँ पे मैंने ऊपर ट्रू लिखा है तो आपको यहाँ पे 1 ही रिटर्न करेगा ये यहाँ पे। तो बुल नंबर, फिर मैंने $NO_ बुल लिख दिया और फिर लाइन ब्रेक कर दी। तो ये बुलियन के लिए मैंने प्रिंट कर दिया। इंटीजर नंबर के लिए भी मैंने ऐसे ही प्रिंट किया, सेम टू सेम नंबर इंट और फिर BR, और ऐसे ही सेम टू सेम मैंने फ्लोट के लिए, फ्लोट नंबर है उसके लिए भी मैंने लिख दिया जो है नंबर फ्लोट और लाइन ब्रेक सेम। अब हम देखते हैं कि हम एरे को कैसे प्रिंट करते हैं। एरे को हम इको स्टेटमेंट लगाएंगे आगे, फिर डबल कोट्स में, ये तो मैंने सिंपल A0 तो सर मुझे प्रिंट करवाना है कि ये इंडेक्स वैल्यू पे मैं ये वाला जो है वैल्यू वो प्रिंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आगे मैंने $A0 लगाया, $A फिर इंडेक्स 0 वो लगाया, तो इसका मतलब वो $A इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यू है जो स्टूडेंट 1 है वो वहाँ पे प्रिंट करेगा। तो और फिर मैंने लाइन ब्रेक लगा दिया और फिर ये आपका $A वाला डिक्लेयर हो, मतलब प्रिंट हो गया। नेम सेम टू सेम मैंने सारे एरे के लिए किया है, 1 2 के लिए भी सेम, और B वाला है एरे उसके लिए भी मैंने सेम ऐसे ही इको स्टेटमेंट लेके प्रिंट किया है। 0 1 $2 सब तो ये सेम ही है। तो अब यहाँ पे ये इंटीजर टाइप का किया। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रन करेंगे हमारे वेब सर्वर में, हम इसको रन कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हम माई साइट पे हमारा प्रोग्राम का नाम क्या था, वेरिएबल डेमो 2। अब देखिए ये आ गया, यहाँ पे सब कुछ जो हमने लिखा था वो सारा यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कर दिया वैल्यू के साथ। यहाँ पे नेम लिखा तो नेम में मनाली आ गया। मैं आपको दिखा देती हूँ कि साथ साथ में, तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या वैल्यू डाली थी वेरिएबल्स में। देखिए यहाँ पे $नेम के सामने मैंने मनाली डाला था तो यहाँ पे भी मनाली आ गया। फिर नंबर बुल है वहाँ पे मैंने ट्रू लिखा था तो वो वहाँ पे 1 आ गया, मतलब उसने 1 रिटर्न किया यहाँ पे, है ना। और फिर इंटीजर नंबर लिया 12 तो वो भी मैंने यहाँ पे 12 लिखा था तो वो भी अच्छे से 12 प्रिंट हो गया। फ्लोट नंबर लिखा था मैंने 12.75 तो वो भी 12.75 यहाँ पे आ गया। फिर जैसे एरे में मैंने वैल्यू डाली थी, एरे 0 पे स्टूडेंट 1, फिर स्टूडेंट 2, फिर स्टूडेंट 3, तो ये सब कुछ यहाँ पे अच्छे से प्रिंट हो गया। क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का था इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए थे और वो उसने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही वहाँ पे प्रिंट की। फिर नीचे जैसे देखते हैं कि जो B एरे लिया था मैंने उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू थी तो उसमें मैंने कौन सी वैल्यू डाली थी, 1 2 और 3। ये 1 2 और 3 वैल्यू मैंने उसमें डाली थी तो वो वैल्यू भी वहाँ पे अच्छे से प्रिंट हो गई। तो आई होप कि आपको जो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अच्छे से आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा कि हमने वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को ऐसे प्रिंट करवाते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हम वो वेरिएबल जो होते हैं उसके इनबिल्ट कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करने में हमें काम आते हैं। तो ये सारे फंक्शंस है, इज़ फ्लोट, इज़ इंटीजर, इज़ एरे, लॉन्ग, इज़ नल, इज़ ऑब्जेक्ट, इज़ बूल, इज़ कैरेक्टर। ये सारे ऐसे फंक्शंस है इनबिल्ट जो हमें काम आएंगे कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या है। अगर हमें रन टाइम पे ऐसे चेक करना है तो वो हमें उसके लिए काम आएंगे। तो चलिए इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिया जिसमें मैंने 12.12 लिया। ये फ्लोट वैल्यू है तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये नंबर 1 फ्लोट है या नहीं। तो इको स्टेटमेंट में मैंने लिखा इज़ वेरिएबल नंबर 1 इज़ इक्वल्स टू, फिर डबल कोट क्लोज कर दिया और फिर यहाँ पे देखिए मैंने डॉट फिर इज़
अंडरस्कोर फ्लोट और फिर मैंने डॉलर नंबर 1 फिर वापस डॉट लगाया है। तो ये डॉट का यहाँ पे मतलब क्या होता है? ये डॉट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे अगर हमें इको स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट में हमें एक ही स्टेटमेंट में हमें प्रिंट भी करवाना है और साथ में वेरिएबल को भी साथ में प्रिंट करवाना है और उसके साथ हमें उसके बाद कुछ लाइन भी लिखनी है, तो ये कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इज़ वेरिएबल नंबर इज़ इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज कर दिया, फिर डॉट इज़ अंडरस्कोर फ्लोट। ये इज़ अंडरस्कोर फ्लोट हमारा फंक्शन है और उसमें मैंने लिखा डॉलर नंबर 1, मतलब वो डॉलर नंबर 1 का चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर नंबर 1 जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है या नहीं। फिर मैंने वापस डॉट लगा दिया और फिर मैंने वापस से डबल कोट ओपन किए और फिर मैंने BR लगा दिया, मतलब ब्रेक लाइन लगा दी मैंने। तो ये कॉन्केटिनेशन हो गया। कि डॉट का आप अच्छे से ख्याल रखिए कि डॉट आपको ये जो डबल कोड्स है वो यहाँ पे पहले वाले डबल कोड्स क्लोज होते हैं, उसके बाद डॉट लगाना है और उसको आपको फंक्शन वेरिएबल जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये आप वेरिएबल्स यहाँ पे जो प्रिंटिंग का है वो लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे डॉट फिर से लगाना है और फिर आपको डबल कोड्स के बाद आपको जो स्टेटमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही मैंने BR लिख दिया और सेमीकोलन कर दिया। फिर मैंने ऐसे ही नंबर इक्वल्स टू 2 लिया और उसमें मैं चेक करूँगी कि वो इंटीजर है या नहीं। इज़ अंडरस्कोर इंट फंक्शन है, उससे मैं यही चेक करूँगी कि वो इंटीजर है या नहीं। अगर वो इंटीजर है तो वो येस इंटीजर रिटर्न करेगा और अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो नॉट एन इंटीजर रिटर्न करेगा एल्स में। तो यही था, इससे हम इफ़ कंडीशन डाल के इसमें हम चेक करेंगे। फिर मैंने PHP का टैग क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज कर दिया। अब चलिए इसे रन करते हैं। मेरा प्रोग्राम का नाम था function.php। तो यहाँ पे ही है, मुझे इस वे में इजी लगता है इसलिए मैं इस वे में करती हूँ। आप सर्च बार में भी कर सकते हैं। ये देखिए आ गया, इज़ वेरिएबल नंबर 1 इज़ फ्लोट, तो ये उसका आ गया 1, तो वो फ्लोट है। तो नंबर 1 वेरिएबल जो था फ्लोट है और दूसरा वाला जो है वो इंटीजर है। हम देखते हैं नोटपैड की फ़ाइल खोल के तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे इज़ अंडरस्कोर इंट वाला है, तो उसमें क्या था कि 2 इज़ इंटीजर और नॉट, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ना $NO, तो वो उसमें 2 वैल्यू स्टोर है। तो 2 नंबर है वो इंटीजर है, इसलिए उसने येस इंटीजर रिटर्न किया। अब हम यहाँ पे 2.25 लिखते हैं, तब वो क्या रिटर्न करता है? ऑब्वियसली नॉट एन इंटीजर रिटर्न करना चाहिए। येस, नॉट एन इंटीजर। तो इससे तो पता चल गया कि इज़ अंडरस्कोर इंट फंक्शन तो अच्छे से चल रहा है, जिससे हमें पता भी चल रहा है। अब फ्लोट का भी देख लेते हैं। ऐसे फ्लोट में यहाँ पे 12.12 है, तो पीछे का 12 निकाल देते हैं और सिर्फ 12 रखते हैं। 12 इंटीजर वैल्यू है, रिफ़्रेश किया, देखिए कुछ रिटर्न नहीं किया, मतलब कि वो इंटीजर वैल्यू है इसलिए उसने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर ट्रू होता तो वो 1 रिटर्न करता। अब पहले जैसा ही सेम कर देते हैं वैल्यूज़, 12.25 और इसकी जो वैल्यू थी वो 2 थी, तो वही सेम रख देते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। हाँ, सही आ रहा है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यही था जो वेरिएबल्स की डेटा टाइप हमें चेक करनी थी, तो उसके लिए यही फंक्शंस थे, इनबिल्ट फंक्शन। आप बाकी सारे फंक्शंस अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ट्राई कर सकते हैं। बस आज की मेरी वीडियो में आपको यही मोटिव था सिखाना कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डेटा टाइप्स कैसे चेक करते हैं रन टाइम पे, उसके लिए कुछ फंक्शंस थे। तो सिंपल था ये। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और मेरी यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे।
Till then, bye.